हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। फिर से एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ हम आपके लिए एक नए यूनिट केवीएसपीआरटी पेडागोजी का शिक्षण अधिगम को अध्ययन को समझना, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छी ऊर्जा के साथ। और ये कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण शिक्षण अंग्रेजी शब्द के टीचिंग का हिंदी पर्याय है, जिसका तात्पर्य है सीखना। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात किसी विषय सामग्री को माध्यम बनाकर अध्यापक एवं छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली, सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ वैसे ही शिक्षण प्रक्रिया होगी। शिक्षण के अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं अधिक सहायता करेंगी। एच.सी. मॉरिस के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आते हैं और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की व्यवस्था करते हैं। गेज का डेफिनेशन है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण की का प्रस्तुति वाला पक्ष कला है, जिसमें अध्यापक उचित शिक्षण कौशलों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि विषय सामग्री छात्रों को अच्छी तरह से बोध हो जाए तथा अन्य शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। शिक्षण नियोजन तथा मूल्यांकन क्रियाओं की प्रकृति वैज्ञानिक अधिक है, जबकि शिक्षण का प्रक्रिया पक्ष कलात्मक है। शिक्षण का कार्य नीरस न हो जाए, इसके लिए मनोरंजन का पुट भी दिया जाता है। शिक्षण सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति तक चलती ही रहती है। इसमें तीन पक्ष हैं: क्रिया, शिक्षण एवं मूल्यांकन। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के तीन पक्ष हैं: शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य, व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है जो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। उद्देश्य शिक्षकों को पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन विधियों को उपयुक्त बनाने में सहायता करता है। शिक्षार्थियों को उनकी सीखने की रणनीतियों को पहचानने और लागू करने में मदद करता है। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: शिक्षा का ज्ञान उद्देश्य, शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य, शिक्षा का चारित्रिक उद्देश्य, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उद्देश्य। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण के दो प्रमुख अंग हैं: सीखने वाला तथा सिखाने वाला। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है। शिक्षण मार्गदर्शन करता है। शिक्षण छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की स्थापना 20वीं सदी के पहले दशक में वर्ष 1913 में वाटसन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की थी। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। व्यवहार की विचारधारा मानने के कारण इस संप्रदायों के मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। व्यवहारवाद वस्तु व जीव विज्ञान की विधियों एवं रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के अध्ययनों के परिणाम से प्रेरित था। व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान के भौतिक, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप देकर एक नए युग का आगाज किया। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? निर्दर्शन प्रदर्शन पद्धति द्वारा। शिक्षण की अभिवृद्धि जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है भावात्मक क्षेत्र से। कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? न्यूएपा, NUEPA। कक्षा में शिक्षक किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है? स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियाँ और संदेश। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है विकास। नेक्स्ट है संरचनावाद। मनोविज्ञान के संरचनावाद के संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंड नामक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वर्ष 1889 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिग विद्यालय में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया। संरचनावाद संप्रदाय की अनौपचारिक स्थापना विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में की थी, जबकि औपचारिक स्थापना E.B. टिचनर ने 1898 में की थी। संरचनावाद संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य प्रकरण संवेदना होता है। वुंड व उसके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके मन के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास किया। वुंड के मुख्य सहयोगी एडवर्ड बेडफोर्ड तथा टिचनर थे। वुंड व उसके अनुयायी संरचनावादी
कहे जाते हैं। संरचनावाद को आत्मनिरीक्षणवाद भी का तथा अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। टिचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया तथा कहा कि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से हैं जो जन्म से ही अस्तित्व में है, जबकि चेतना से तात्पर्य उन अनुभवों से हैं जो एक दिए हुए क्षण में हों। सामाजिक अध्ययन की संकल्पनाएं। सर्वप्रथम 19 शताब्दी में इंग्लैंड से एक विचारधारा आई जिसमें भूगोल इतिहास डिस्टर्बेंस के लिए वेट 1 मिनट। चलिए, आपको डिस्टर्बेंस होगा, सॉरी। सर्वप्रथम 19 शताब्दी में इंग्लैंड से एक विचारधारा आई जिसमें भूगोल इतिहास नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र को सम्मिलित करते हुए सामाजिक अध्ययन नाम दिया गया। 1892 ईस्वी में अमेरिका ने सर्वप्रथम इसकी विषय वस्तु को विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। वर्ष 1911 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी सम्मिलित की गई। तत्कालीन समय में सामाजिक अध्ययन में 6 मूल विषय हैं: भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र। भारत में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु वर्ष 1916 में अंग्रेजों के समय में लाई गई, जिसके विकास का प्रयास वर्ष 1921 में किया गया और सबसे सफल प्रयास वर्ष 1934 में सोशल स्टडीज कमीशन के माध्यम से हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1952-53 में मुदालियर आयोग, लक्ष्मण स्वामी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। इस आधार पर वर्ष 1955 से भारत के विद्यालयों में इसको अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। सामाजिक अध्ययन का अर्थ। सामाजिक अध्ययन दो शब्दों के मेल से बना है। सामाजिक अध्ययन प्लस अध्ययन अर्थात सभी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन या समाज के लिए समाज के द्वारा अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का मानव सभी दृष्टिकोण से संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करता है। सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन में मानव के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके समुदायों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें छात्रों का समाजीकरण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। सामाजिक अध्ययन में मानव के आर्थिक, नागरिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदि सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की विषय वस्तु का उद्देश्य बालक के भौतिक पर्यावरण की समझ प्रदान करना, प्राकृतिक घटनाओं के महत्व को समझना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमाओं को ज्ञान करवाना, बालक को पर्यावरण सुरक्षा के लिए तैयार करना। इतिहास की विषय वस्तु के उद्देश्य विकास की अवधारणा क्या और कैसे को समझना, इतिहास काल की घटनाओं से सीख लेते हुए फिर ऐसी गलती न हो पाए कि विचार पैदा करना। नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु के उद्देश्य बालक उसके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान करवाती है, बालक को राष्ट्र व राज्यों के संबंधों की जानकारी देती है, बालक को राष्ट्र प्रेम की भावना को सिखाने का कार्य करती है। नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु बालक को सुनागरिक बनाने का कार्य करती है, बालक को नियंत्रित व अनुशासित बनाती है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के उद्देश्य बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्नता प्रदान करना, धन के नियोजन को समझाना, बालक के आय के संसाधन का ज्ञान प्रदान करना, बालक को राष्ट्रीय आय की समझ प्रदान करना। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के उद्देश्य सामाजिक संरचना का ज्ञान बालक को प्रदान करना, सामाजिक प्राणी के रूप में बालक को स्थापित करना, समाज में हमारे कर्तव्यों का क्या महत्व है इसे स्पष्ट करना। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का उद्देश्य पेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। एपी मुफात के अनुसार जीवन जीना एक सुंदर कला है जो एक सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु से आती है। संज्ञान का है। संज्ञान कॉग्निशन कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है जिसमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्याएं हल करना शामिल है। संज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान की कई अन्य शाखाओं के लिए जरूरी है। मोटे तौर पर इंसान दुनिया से जानकारी लेकर फिर उसके बारे में अवधारणाएं बनाकर उसे समझने की प्रक्रिया को भी कहा जा सकता है। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्याहान और व्याख्या आता है। अतः संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियां का समन्वय होता है। मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में वर्ष 1967 में किया था। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस पर उसका उत्तर देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिक्षकों की भूमिका, रोल ऑफ टीचर्स। विद्यालय में चलाए जाने वाले निर्देशन कार्यक्रमों की सफलता की मूलभूत कुंजी शिक्षक होते हैं। शिक्षक ऐसे कार्यक्रमों में विशेष परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं और इनकी भूमिका की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है। स्कूल में दाखिला प्राप्त करने के बाद छात्रों को विषयों का चयन करने में तथा उचित पाठ्यक्रम को समझने एवं स्वीकार करने में काफ़ी कठिनाई होती है।
शिक्षक निर्देशन देकर उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि निर्देशन में शिक्षक का महत्व बढ़ जाता है। शिक्षक छात्रों को स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद उचित व्यवसाय को चुनने में मदद करते हैं। वे विशेष परामर्श देकर उनकी अर्जित योग्यता एवं उपलब्धि के अनुकूल किसी व्यवसाय में जाने की सलाह देकर समस्या को सुलझा देते हैं। इससे भी शिक्षक का महत्व निर्देशन कार्यक्रम में बना रहता है। शिक्षक छात्रों की रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता एवं उपलब्धि का मापन करके स्वयं छात्रों को भी उससे अवगत कराते हैं। साथ ही साथ उन्हें उचित दिशा निर्देश देकर उन्हें एक सफल नागरिक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षक छात्रों की समायोजनशीलता की क्षमता का मापन कर उन्हें वातावरण में ठीक ढंग से समायोजन करने के तरीकों को बताते हैं। शिक्षार्थी की भूमिका। शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को सोचने, कार्य करने, निर्णय लेने, समस्याओं का हल करने, तर्कों का विश्लेषण करने और विचारों को उत्पन्न करने में मदद करता है। यह जांच, अवलोकन और अन्वेषण के महत्व पर जोर देता है। सीखने वाला शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में एक सक्रिय भागीदार है। शिक्षार्थी की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। सक्रिय रूप से शिक्षक को सूचना, टिप्पणी करना, पढ़ाए गए पाठ पर विचार एवं चर्चा करना, विषय से संबंधित प्रश्न पूछना, बात करना, शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय पाठ की आपस में वाद विवाद करना, पाठ अध्ययन में जो तथ्य समझ में ना आए पुनः शिक्षक से पूछना, पाठ को समझने के लिए गृह कार्य एवं अध्ययन करते रहना। शिक्षक छात्र संबंधी की प्रकृति। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति प्रेम और स्नेह होना चाहिए। शिक्षक की देखभाल की प्रकृति। शिक्षार्थी को कुछ निर्माता काम करते हैं और कक्षा में निरंतर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह विचारों के लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले छात्रों के साथ संबंध बनाए रखे। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। वे शिक्षक जो अपने छात्रों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं और अपने दृष्टि के माध्यम से उनकी मदद करने की बात करते हैं, वे स्वयं ही सम्मान की वस्तु बन जाते हैं और अपने शिक्षकों को गौरवान्वित कराने के लिए छात्रों के बीच अभियान चलाते हैं। कई गुण एक सकारात्मक संबंध को परिभाषित करते हैं और कई छात्र शिक्षक संबंध बनाने के तरीके पर नजर रखते हैं। इनमें एक अच्छा संचार, एक अच्छी सुरक्षित अधिगम का वातावरण और पारस्परिक सम्मान, एक सकारात्मक और पारस्परिक सम्मान और एक सकारात्मक और धैर्यपूर्ण मनोवृत्ति, छात्र समानता और समय पर प्रशंसा शामिल है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक शिक्षक और छात्र के संबंध पूर्ण और आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का विकल्प। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को नियोजित करने एवं निष्पादित करने के लिए अपनाए होते हुए किसी निश्चित व व्यापक स्वरूप से होता है। इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य को वांछित शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों का वर्णन निम्नवत है। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशेष उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। मतलब इसमें उदाहरण से सामान्यीकरण की तरफ जाते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण करके अपनी सूझबूझ के द्वारा सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। आगमन विधि में शिक्षक ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का उपयोग करता है। आगमन विधि में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहकर अपने निरीक्षण, तर्क तथा विवेचन के आधार पर पहले विशिष्ट उदाहरणों को संकलित करते हैं तथा फिर उनमें समानता देकर किन्हीं सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का कार्य तो उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना अर्थात विशिष्ट के संकलन में तथा समानता की खोज में सहायता करना मात्र रह जाता है। विशिष्ट से सामान्य, यह आगमन विधि है। आगमन विधि से शिक्षण करते समय शिक्षार्थियों के पाठ में पर्याप्त रुचि बनी रहती है और वे स्वयं ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से तल्लीन रहते हैं। इस विधि से शिक्षण करने पर शिक्षण कार्य तीव्र गति से अग्रसर होता है एवं इस विधि में मंद बुद्धि बालक कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा उदाहरणों से सामान्य नियम तक पहुंचने में कुछ अधिक समय लेने के कारण शीघ्रता से पढ़ाने वाले शिक्षक इस विधि की समुचित ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। आगमन विधि का प्रयोग विज्ञान, गणित, प्रबंधन, मनोविज्ञान, भूगोल, समाज विज्ञान तथा भाषा जैसे विषयों के शिक्षण में बहुतायत से किया जाता है। निगमन विधि दूसरा है डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि के द्वारा शिक्षण करते समय सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर अग्रसरित हुआ जाता है। शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरण द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। निगमन विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर इसमें जाते हैं भैया। निगमन विधि में सर्वप्रथम नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके पश्चात उस नियम या सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों में प्रयुक्त करके समस्या का समाधान किया जाता है। निगमन विधि के अनुसार शिक्षण करने पर विद्यार्थी नियमों का अन्वेषण नहीं करता है,
परिणामतः वह शिक्षण अधिगम में क्रियाशील नहीं रहता है, उसकी रुचि शिक्षण अधिगम में विकसित नहीं हो पाती है तथा वह अर्जित ज्ञान को अधिक दिनों तक स्मरण नहीं रख पाता है। निगमन विधि औसत तथा औसत से निम्न विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। निगमन विधि का उपयोग प्रायः गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान, भूगोल तथा व्याकरण के शिक्षण में किया जाता है। दूसरा है आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इस संयुक्त प्रयास में पहले आगमन विधि के अनुसार विभिन्न विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा समान निष्कर्ष निकाला जाता है तथा इसके पश्चात इस निष्कर्ष को विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। संवेग में इसमें व्यापकता, तीव्रता, स्थानांतरण, सुख दुख का भाव, मूल प्रवृत्तियों से सहसंबंध, व्यक्तित्व, क्रियात्मकता, व्यवहार में परिवर्तन। इन दोनों विधियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग करने पर शिक्षार्थी अन्वेषक के रूप में पहले समान सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तथा फिर वह उसकी सहायता से विशिष्ट निष्कर्षों का उपयोग करना भी सीखता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। किसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में भी प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु या तंत्र की कार्यप्रणाली या किसी सिद्धांत की यथार्थता की पुष्टि करनी होती है तब प्रायः इस विधि का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलोकन करना, रुचि व उत्सुकता में वृद्धि करना तथा निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना इस विधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। विद्यार्थी का मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहना, शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना एवं सभी विद्यार्थियों को निरीक्षण के समान अवसर न मिल पाना इस विधि के कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देशन में स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रयोगशाला विधि विज्ञान व गृह विज्ञान जैसे विषयों की अत्यंत प्रभावशाली विधि है। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है तथा निष्कर्ष प्रदान करता है। विद्यार्थियों में यंत्रों व उपकरणों के प्रयोग संबंधी कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता को बनाए रखना, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, अनुभवजनित स्थायी ज्ञान प्रदान करना एवं अधिगम के अंतरण को बढ़ावा देना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रयोगशाला विधि का अत्यधिक खर्चीला होना, कुछ ही प्रयोगों में सीमित उपयोग कर पाना, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करते समय जोखिम की संभावना होना एवं अधिक विद्यार्थी होने पर इसका अव्यवहारिक होना इस विधि के कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। वस्तुतः विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान तथा भूगोल जैसे विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग करना बाध्यकारी होता है। प्रयोगशाला विधि विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, गणित में। विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड है नेक्स्ट। विचार विमर्श विधि का शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। ली के अनुसार वार्तालाप शैक्षिक समूह क्रिया में इसे छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं। इसके अंतर्गत विचार गोष्ठी विधि, कार्य गोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि तथा परिचर्चा विधि जैसी विधियों या उपविधियों को रखा जा सकता है। यह विधि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की तुलना में अधिगम को अधिक महत्व देती है, जिसमें अधिगम के अधिक प्रभाव उत्पादक हो जाता है। समूह में उत्साह व स्फूर्ति आती है, छात्रगण अधिगम हेतु स्वतः उत्प्रेरित होते हैं एवं अनुशासनहीनता की समस्या का स्वाभाविक रूप से उन्मूलन हो जाता है। इस विधि में वर्ग के सदस्य सामूहिक रूप से किसी रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं। विचार विमर्श विधि नेतृत्व का प्रशिक्षण देने के लिए, परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, आत्म अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए तथा विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए अच्छी मानी जाती है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह विचार विमर्श का प्रारंभ करने, प्रोत्साहित करने तथा सही दिशा देने के लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस विधि में भौतिक संसाधनों विशेषकर विचार विमर्श हेतु उपयुक्त कक्षा व पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों की विशेष जरूरतें होती हैं, परंतु प्राय विद्यालयों में इन संसाधनों का अभाव रहता है। नेक्स्ट है प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रयोजन न समस्यापरक एक उद्देश्यपरक क्रिया है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजना किसी क्रियाकलाप को योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार संपादित करना है कि विद्यार्थीगण उस क्रियाकलाप को व उससे संबंधित बातों को सीख लें। प्रयोजना विधि की 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रयोजनशीलता, स्वायत्तता, उपयोगिता, क्रियाशीलता, यथार्थ। प्रयोजन विधि का कार्यप्रणाली में 4 सोपान निम्नलिखित हैं दर्शाए गए। पहले परिस्थिति का निर्माण, योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन। प्रयोजन विधि हेतु उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना प्रयोजना विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करने, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करने, अनुशासनहीनता को समाप्त करने, अधिगम शिक्षण को प्रोत्साहित करने, जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयारी करने की दृष्टि से प्रयोजना विधि अत्यंत उपयोगी रहती है।
परियोजना विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है। इसमें समय सारणी की अवहेलना हो सकती है। इसमें अधिक उत्साही शिक्षकों की आवश्यकता होती है। वह इसके लिए अधिक संसाधनों की जरूरत होती है। इन्हें परियोजना विधि की सीमाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भ्रमण विधि, एक्सकर्शन मेथड। शिक्षण की भ्रमण विधि शिक्षार्थियों के प्रत्यक्ष मूर्त एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान न केवल अस्थायी होता है वरन कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। भ्रमण से तात्पर्य शैक्षणिक प्रवृत्ति के उस आयोजन से होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी विद्यालय परिस्थितियों से बाहर जाकर प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं निरीक्षण करके पाठ्यक्रम में किसी महत्वपूर्ण अंश का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। भ्रमण विधि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। निरीक्षण करने की योग्यता का विकास, शिक्षा में नवीनता, व्यक्तिगत गुणों का विकास, कल्पना करने की योग्यता का विकास, अनौपचारिक शिक्षा, कक्षा कार्य का पूरक। शिक्षण की प्रभावशाली विधि के रूप में भ्रमण विधि के 4 मुख्य सोपान होते हैं जो क्रमवार निम्नतः दर्शाए गए हैं। भ्रमण की योजना बनाना, अनुवर्ती कार्यक्रम संपादित करना, भ्रमण योजना का क्रियान्वयन, भ्रमण आयोजन का मूल्यांकन। भ्रमण विधि को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, शिक्षा, इतिहास, वाणिज्य प्रबंधन, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भ्रमण विधि भूगोल में, प्रबंधन में, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और विज्ञान में। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की प्रशिक्षण देता है। समस्या समाधान विधि में क्रियात्मक पक्ष पर जोर नहीं दिया जाता है। समस्या समाधान विधि में वैज्ञानिक विधि के 7 सोपानों को विभाजित किया गया है। समस्या की पहचान करना, समस्या का निरूपण करना, समाधान की योजना बनाना, समाधानों का मूल्यांकन, संभावित समाधान प्रस्तुत करना, सही समाधान का सत्यापन करना, समस्या के अंतिम समाधान को प्रस्तुत करना। समस्याओं पर केंद्रित होना, क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना करके विचार पक्ष पर जोर देना एवं अत्यधिक समय और श्रम साध्य होना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। नेक्स्ट है निरीक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। निरीक्षित अध्ययन विधि में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को निरीक्षण व निर्देशन में अपने अपने अध्ययन मनन में रत रहना होता है। निरीक्षित अध्ययन विधि को मोरिसन ने प्रस्तुत किया था। यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करते हैं। निरीक्षित अध्ययन विधि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यता व स्वगति के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। वस्तुतः यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ज्ञानार्जन में स्वावलंबन तथा विद्यार्थियों की सक्रियता जैसे 3 महत्वपूर्ण संप्रत्ययों पर आधारित है। निरीक्षित अध्ययन विधि के उपयोग से शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश देखने, विश्वकोश व मानव चित्रावली से आवश्यक सूचना ज्ञात करने में, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने, मौन वाचन करने जैसे स्व अध्ययन के विभिन्न कौशलों में निपुणता विकसित करना चाहिए। ज्ञानार्जन करने में स्वगति से आगे बढ़ना, क्रियाशील रहना, परीक्षा की तैयारी हो जाना, स्वावलंबी बनना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है टोली शिक्षण विधि, टीम टीचिंग मेथड। टोली शिक्षण विधि का शिक्षण की एक आधुनिक विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को टोली मिलाकर किसी कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। टोली शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। टोली शिक्षण में विधि सहक्रियात्मक तथा परस्पर सहयोगात्मक प्रकार की है, जिससे सभी शिक्षकों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षण का अवसर मिलता है तथा उनका व्यावसायिक विकास होता है एवं कक्षा नियंत्रण बनाने में सहायता मिलती है। टोली शिक्षण विधि का प्रयोग विचार विमर्श विधि के साथ संयुक्त करने पर अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रमित अध्ययन विधि, प्रोग्राम लर्निंग मेथड। अभिक्रमित अध्ययन विधि के आधुनिक तथा प्रगतिशील शिक्षण विधि माना जाता है। अभिक्रमित अध्ययन विधि ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, परंतु अभिक्रमिक अध्ययन सामग्री को तैयार करने में अत्यधिक श्रम, संसाधन व कौशल की जरूरत का होना इसकी एक बड़ी सीमा है। इस विधि को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है जो निम्नवत है: रेखीय अभिक्रमित विधि, संख्यीय अभिक्रमित विधि और मैथेटिक्स। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सही उत्तर देने पर छात्र को पुनर्बलन मिलता है, जबकि गलत उत्तर देने पर उसी अनुदेशन पद को दोहराने का दंड सहना पड़ता है। यह स्किनर के क्रिया प्रसूत संबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा प्रकार शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, जिसे वर्ष 1954 में नॉर्मन ए क्राउडर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसलिए इसे आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। मैथेटिक्स अभिक्रम विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट को जाता है। मैथेटिक्स यूनानी शब्द मैथीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। यह समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण हेतु सुव्यवस्थित प्रयोग है। नेक्स्ट है दत्त कार्य विधि, असाइनमेंट बेस्ड मेथड। दत्त कार्य विधि में शिक्षक द्वारा योजनाबद्ध ढंग से छात्रों को अधिकाधिक सक्रिय बनाकर इस प्रकार से शिक्षण दिया जाता है जिसमें विद्यार्थी अपने अर्जित अनुभवों को प्रबलीकरण करता है
तथ्यकार विधि विद्यार्थियों के लिए आयोजित कक्षागत शिक्षण का एक विस्तार होती है, जिसमें शिक्षक प्रस्तुता के स्थान पर मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। दत्तकार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कौशलों का विकास करने के लिए दिया जाने वाला दत्तकार, समस्या समाधान करने संबंधी दत्तकार, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण विषयक दत्तकार आदि। कौशलों के विकास के लिए छात्रों को शब्दकोश देखना, संदर्भ ग्रंथ देखना, एल्बम बनाना, प्रयोग करना, यंत्रों का उपयोग करना, विचार विमर्श करना, साक्षात्कार करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, बुलेटिन बोर्ड बनाना, मॉडल सजाना, चित्र खींचना जैसे दत्तकार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक आधारित विधि, टेक्स्ट बुक बेस्ड मेथड। पुस्तक आधारित विधि में पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान क्रमिक, सुनियोजित, संगठित व लिखित रूप से प्रदान किया जाता है। पुस्तक विधि प्रस्तुत शिक्षण कार्य को अधिक सरल, सहज तथा समय के दृष्टि से मितव्ययी बनाती है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में तो स्व अधिगम पुस्तकों का विशेष महत्व है। छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक विधि की उपयोगिता अधिक व्यापक होती है। नेक्स्ट है सामग्री आधारित विधि, इट्स बेस्ड मेथड। सामग्री आधारित विधि में शिक्षक विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रचुरता से उपयोग करके शिक्षण कार्य करता है। तरह तरह की सामग्री शिक्षक को कक्षागत शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाती है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जो है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग। छात्रों के पास ले जाने वाली सामग्री, छात्रों को जिन सामग्रियों के पास ले जाया जाता है। प्रथम वर्ग में दिशा सब सामग्री आती है जिसे शिक्षक कक्षा में ले जाकर छात्रों को सिखा सकते हैं, जैसे द्विमीय चित्र की प्रस्तुति, स्केच, रेखा चित्र, नक्शे, पोस्टर आदि। दूसरा है त्रिविमीय स्थूल सामग्री, मिट्टी या लकड़ी के बने प्रतिरूप, नमूने, मूर्तियाँ, मॉडल, ग्लोब, वास्तविक वस्तुएं आदि का। थर्ड है श्रव्य सामग्री, जैसे रेडियो यंत्र, टेलीविजन, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, प्रयोगशाला आदि। दूसरे वर्ग में वह सामग्री आता है जिसके पास छात्रों को ले जाकर उस सामग्री का अवलोकन कराया जाता है, जैसे जंगल, खेत, पार्क, फैक्ट्री, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल जैसे सामग्रियाँ आती हैं, जिनका उपयोग ऐसे स्थानों पर बालकों को ले जाकर किया जाता है। इन स्थानों पर जाकर, देखकर तथा अनुभव करके छात्र अनेक नवीन बातें सीखते हैं। शिक्षण सामग्री के चयन में उसकी जरूरत, लागत, उपलब्धता जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है बहुमाध्यम आधारित विधि, मल्टीमीडिया बेस्ड मेथड। बहुमाध्यम आधारित विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक के द्वारा पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करते समय संप्रेषण के बहुमाध्यमों का प्रयोग किया जाता है। बहुमाध्यम आधारित विधि में रेडियो पर, समाचारों में तथा दूर दूर स्थानों में होने वाली विभिन्न घटनाओं का वर्णन सुनने पर छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, जबकि अच्छे आदर्शमय कथानकों या व्याख्यानों को सुनने पर छात्रों का नैतिक विकास होता है। कंप्यूटर की सहायता से प्रशिक्षित परीक्षणों की सहायता से छात्रों को उनकी कमजोरियों को बताकर उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान किया जाता है। वस्तुतः अब बहुमाध्यम प्रस्तुति के द्वारा पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करना एक आम बात हो गई है। बहुमाध्यम आधारित विधि के द्वारा हमारे राष्ट्र में दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इग्नू तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान एनआईओएस जैसी संस्थाओं के द्वारा देशव्यापी कक्षा कक्ष के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क उद्दीलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रयोग छात्रों की कल्पना एवं सृजनशीलता के प्रस्फुटन एवं विकास के लिए किया जाता है। इस विधि की अवधारणा है कि किसी विषय वस्तु को सीखने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के लिए अकेले बैठकर सीखने या सोचने की तुलना में समूह में विचार विमर्श करके सीखना या सोचना अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि वास्तव में समस्या केंद्रित विधि है, जिसके द्वारा ज्ञानात्मक एवं भावात्मक क्षेत्रों के उद्देश्यों को सहज ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि में छात्रों को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने मस्तिष्क को अधिकाधिक उद्दोलित करके विभिन्न दृष्टिकोणों में सोचने के लिए उन्मुख करें तथा उस समय आने वाले विचारों को सभी के समझ प्रस्तुत करें। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि छात्रों को अपसारी चिंतन के लिए अग्रसित किया जाता है, तत्पश्चात सभी के विचारों और सुझावों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। अनुकरण विधि में शिक्षक के द्वारा छात्रों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वस्तुतः मानव अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। थॉर्नडाइक तथा जेपी वॉटसन ने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा कि सीखने की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष या प्रत्यायुत अनुभवों के आधार पर न होकर प्रत्यक्ष अनुभवी के आधार पर होती है। थॉर्नडाइक तथा वॉटसन के प्रयोगों के प्रभाव से अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने पर कम जोर दिया जाने लगा। शिक्षण का अनुकरण विधि के द्वारा छात्रों को भले ही ज्ञान व बोध सीधे साधे न दे सके, परंतु भावात्मक व चेष्टात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है। वर्ष 1941 में मिलर तथा डोलार्ड की पुस्तक सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन के परिणाम स्वरूप प्रेरणात्मक सीखना या अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने की प्रक्रिया में पुनः रुचि जागृत हुई। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण, क्लास रूम एनवायरनमेंट। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। कक्षा का वातावरण कक्षा का भावनात्मक, सामाजिक वातावरण और भौतिक पहलू है।
शिक्षक छात्र के विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। छात्र का व्यवहार साथियों की बातचीत को प्रभावित करता है। इन व्यवहारों को प्रभावित करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षक के पास है। जिस तरह से कक्षा को व्यवस्थित करता है वह एक विनाशकारी और या एक ऐसे वातावरण की बजाय एक सकारात्मक वातावरण की ओर ले जाना चाहिए जो सीखने के अनुकूल है। प्रोफेसर डॉक्टर कैरन एल बर्मन का मानना था कि एक शिक्षक को कक्षा में अदृश्य हाथ होना चाहिए। सकारात्मक कक्षा वातावरण के उद्देश्य शिक्षकों को अपने छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि उन्हें अलग थलग करना। साथियों और उनके प्रशिक्षक के साथ सामाजिक संबंधों के विकास में छात्र की भलाई की सुरक्षा सर्वोपरि है। जैसे जैसे शिक्षा अधिक समावेशी हो जाती है, शिक्षकों को इस बारे में अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि छात्रों को कैसे व्यवस्थित किया जाए जिससे अनुकूल वातावरण बन सके। सुव्यवस्थित कक्षाएं कक्षा कक्ष के कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि इससे अधिक संवाद और रचनात्मक मूल्यांकन होता है। शिक्षकों को न केवल इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कक्षा की व्यवस्था कैसी की जाती है, बल्कि छात्रों की पृष्ठभूमि, पारिवारिक जीवन, ग्रेड और जीवन के आसपास कई अन्य जटिल मुद्दों का भी निरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुशासन, शक्ति आदि की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एक्सेट्रा। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण करें तो यह कह सकते हैं कि अनुशासन डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। डिसिप्लिन लैटिन भाषा के डिसाइपुलस शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन, टू लर्न और टू ओबीडियंस। मूलतः अनुशासन से अभिप्राय है नियमों की सीमाओं में कार्य करना। वर्तमान में अनुशासन को मन तथा व्यवहार का प्रशिक्षण माना जाता है। जो व्यवहार को अनुशासित व संयोग एवं भावनाओं को नियंत्रित करता है। आज अनुशासन में अनुशासनात्मक एवं सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। विभिन्न विचारकों ने अनुशासन की अवधारणा के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। टीपी एनन के अनुसार अपने संवेगों तथा शक्तियों को उस नियम के अधीन करना अनुशासन है जो अराजकता को व्यवस्थित प्रदान करता है। वह वहाँ कुशलता एवं मितव्ययिता उत्पन्न करता है जहाँ उसके बिना कुशलता एवं अपव्यय होता है। डब्ल्यू एम रायबर्न के अनुसार सच्चा अनुशासन सकारात्मक एवं रचनात्मक होना चाहिए, नकारात्मक या विनाशकारी नहीं। अनुशासन का महत्व, अनुशासन का मानव, विद्यालय एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है। यदि विद्यालय परिवार में अनुशासन विद्यमान है तो इसका प्रभाव विद्यालय के संपूर्ण वातावरण पर पड़ेगा। सुअनुशासन का प्रभाव जिन क्षेत्रों पर पड़ता है वह इस प्रकार है। विद्यालय प्रशासन का अच्छा होना, कक्षा शिक्षण का प्रभावशाली होना, उचित व्यवहार को प्रोत्साहित देना, उत्तम चरित्र का निर्माण, विद्यालय की प्रतिष्ठा पर अनुकूल प्रभाव। नेक्स्ट है शक्ति की अवधारणा। शक्ति मानव जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता है। नियंत्रण के रूप में शक्ति समाज में सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय, स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक है। शक्ति के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। शक्ति के द्वारा एक व्यक्ति अपना प्रभाव दूसरे पर डालने में समर्थ होता है एवं वह दूसरों को प्रभावित करता है। मैकाइबर के कथानुसार समस्त गति, सभी संबंध, सभी प्रक्रियाएं, समस्त व्यवस्था और प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है। शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का अध्ययन करना। भारत में विद्यमान शैक्षिक व्यवस्था का ढांचा ब्रिटिश कालीन शिक्षा का ही वृहद रूप है। एन बसु के अनुसार वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर है। यह हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की नींव रखता है। वुड डिस्पैच में शिक्षा व्यवस्था की पिरामिडी ढांचे की संपूर्ण व्याख्या की गई थी, जो निचले स्तर पर प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ होती है, मध्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा, तत्पश्चात हाई स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा आती है। शिक्षा के वर्तमान आधारभूत ढांचे आज भी वुड डिस्पैच की पिरामिडी ढांचे में विद्यमान है। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में आए परिवर्तनों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों से किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुदालियर आयोग। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा व्यवस्था के रूप में नवीन विचारों, मूल्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर एल मुदालियर की अध्यक्षता में वर्ष 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग। भारत की संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का पुनः अध्ययन कर उसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक आवश्यक परिवर्तन लाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर डी एस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। विभिन्न स्रोतों के आंकड़ों एकत्र कर उनका गहन विश्लेषण कर आयोग ने वर्ष 1966 में भारत सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। कोठारी आयोग को मूर्त रूप देने की दिशा में भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है 10+2+3 शैक्षिक ढांचे हेतु राष्ट्रीय समिति। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE 36वें सम्मेलन में यह सुझाव एक मत से पास किया गया कि संपूर्ण देश में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा का एक सर्वमान्य ढांचा होना चाहिए, जो प्रांतों व संघ शासित क्षेत्रों में भी मान्य होगा।
जिसका ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 10+2+3 शैक्षिक ढांचे हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन सितंबर 1972 में डॉक्टर पी.डी. शुक्ला की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति के अनुरूप संपूर्ण भारत में 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाने के सुझाव दिया गया। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है: प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5, उच्चतर माध्यमिक प्राथमिक अथवा मिडिल कक्षा 6 से 8, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 10, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 11-12, प्रथम डिग्री कोर्स अथवा स्नातक 3 वर्ष स्तरीय परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना 1992। कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर शिक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 कहा गया। इस नीति एवं कोठारी आयोग के सुझावों के अनुरूप संपूर्ण देश हेतु 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को सर्वमान्य रूप से अपनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की समीक्षा हेतु आचार्य रायमूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समकक्ष 1990 में प्रस्तुत की, परंतु सरकार बदल जाने पर की स्थिति में इसकी संस्तुतियों को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तत्पश्चात नई सरकार द्वारा वर्ष 1990 में नई कार्य योजना निर्मित की गई, जिसके तत्वों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों के साथ क्रियान्वित किया गया। अधिगम प्रक्रिया के महत्व। आवश्यकता। सीखने वालों की आवश्यकताओं से अधिगम का आरंभ होता है। यदि सीखने वाला आवश्यकता के प्रति सचेत है, तब अधिगम और प्रभावकारी होगा। नेक्स्ट है तत्परता। बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, उसके पूर्व अनुभव आदि अधिगम के लिए उसकी तत्परता का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है परिस्थिति। अधिगम प्रक्रिया में अधिगम की परिस्थितियों का विशेष महत्व है। अधिगम की परिस्थितियां ही अधिगम के लिए अवसर प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है अंतःक्रिया। बालक अपनी आवश्यकता पर अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और अधिगम की परिस्थिति में अंतःक्रिया के द्वारा अधिगम करता है। अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अधिगम के प्रकार। आर.एन. गैनी ने अधिगम को समझने के लिए अधिगम की सोपानिकी को प्रतिपादन किया। इसके अनुसार अधिगम के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविधान अधिगम, संकल्पना अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। अधिगम से प्रभावित करने वाले कारक। पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, वातावरण, सीखने की विधि, थकान, अधिगम की इच्छा आदि। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न। कोठारी आयोग शिक्षा आयोग वर्ष 1964-66 द्वारा प्रतिवेदन किसके नाम से प्रस्तुत किया गया? शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के। वुड डिस्पैच किससे जुड़ा है? शिक्षा व्यवस्था से। वुड डिस्पैच की घोषणा की गई थी 1854 ईस्वी में। किस आयोग को भारतीय शिक्षा के लिए मील का पत्थर कहते हैं? वुड डिस्पैच 1854 को। किस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 को। अध्यापकों की रुचि एवं सुविधा के अनुसार समय सारणी बनाने का प्रमुख दायित्व किसका है? प्रधान अध्यापक का। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण के दो अंग होते हैं: सीखने वाला, सिखाने वाला। इसलिए आधुनिक शैक्षिक प्रक्रिया को 3 आधारभूत सिद्धांत हैं: सीखने वाले पर बल, सिखाने वाले को मार्गदर्शन, सीखने वाले का विकास करना। विज्ञ ने शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया है: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्तन स्तर। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर शिक्षक को यह बताता है कि कब और किस अवस्था में बच्चे को क्या और कैसे सीखना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि शिक्षा में बच्चों को जन्म से किशोरावस्था तक के मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं का अनुभव तथा व्यवहार या उसके विभिन्न पहलुओं तथा यथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक आदि के विकास का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को जानने, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा नियंत्रण करने में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है: शैशवावस्था में जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है शैक्षिक योजनाएं। आज़ादी के बाद प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों की शिक्षा में एकरूपता हो। इसके लिए सभी बच्चों को शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा में विद्यालय स्तर की शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राय विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई। पोषाहार व वितरण योजना। पोषाहार योजना 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई। 15 अगस्त 1995 से इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के 3 प्रमुख पक्ष हैं: भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक केंद्र पूर्व निधानित योजना है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय सहयोग से राज्यों में संचालित है।
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक उपयोगी एवं सार्थक प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की व्यवस्था। समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं बालक बालिका असमानता को समाप्त किया जाना। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2006-7 में किया गया। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं की में साक्षरता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाठ्यचर्चा करिकुलम। पाठ्यचर्चा शिक्षा का आधार है। पाठ्यचर्चा द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठ्यचर्चा के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास रहता है। पाठ्यचर्चा द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। पाठ्यचर्चा एक प्रकार से अध्यापक के अतिरिक्त छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। पाठ्यचर्चा में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल कार्यक्रम आते हैं। पाठ्यचर्चा का अर्थ। पाठ्यचर्चा दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य एवं चर्चा। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य और चर्चा का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठ्यचर्चा का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ने योग्य, सिखाने योग्य। पाठ्यचर्चा के लिए अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा में क्यूरेरे से बना है। इसका अर्थ है रनवे या रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का रास्ता या दौड़ का क्षेत्र, अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि करिकुलम मीन्स कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पाठ्यचर्चा छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता या दौड़ के मैदान के समान है, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है। रॉबर्ट यूलिच ने लिखा है कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों से क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्चा कहते हैं। पाठ्यचर्चा के शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। पाठ्यचर्चा की परिभाषा। कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्चा कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार कक्षा कक्षा स्कूल में ढाल सके। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन बाविट के अनुसार जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यचर्चा है। नेक्स्ट क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यचर्चा में सीखने वाले या बालक के वह सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें वह विद्यालय या उनसे बाहर प्राप्त करता है। यह समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित होते हैं जो उनकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक रूप से में विकसित होने में सहायता देता है। परीक्षा उपयोगी। आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कौन करता है? शिक्षक। प्रधानाध्यापक का दायित्व किसके दायित्व का पूरक है? अध्यापक। सुपरविजन का अर्थ क्या है? दिव्य दृष्टि। विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों के मूल्यांकन में किसके द्वारा मदद मिलती है? पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण क्या है? शिक्षण कार्यक्रमों में सुधार लाने की प्रक्रिया। किसका मानना है कि पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्नति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम है? एडम्स और डिकी। नेक्स्ट है गुप्त पाठ्यचर्चा, हिडन करिकुलम। गुप्त या प्रछन्न पाठ्यचर्चा को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। छात्रों को ऐसा कुछ अधिगम करने को मिलता है जो कभी उनके विषय में पाठ में न तो पढ़ाया जाता है और न ही इसे प्रार्थना समय में बताया जाता है। वे जीवन के इस उपागम को, वे शिक्षण की इस अभिकृति को स्वयं ही सीखते रहते हैं। प्रछन्न पाठ्यचर्चा एक व्यापक अर्थ में पूर्ण है जिसमें सभी प्रकार का बूझ और अनजाने ही प्राप्त ज्ञात मूल्यों एवं विश्वासों का समावेश होता है जो विद्यालयों एवं कक्षाओं का अधिगम प्रक्रिया का अंश होते हैं। गुप्त पाठ्यचर्चा की अवधारणा का सबसे पहले सन 1968 में फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया था। विद्यालय पाठ्यचर्चा के सिद्धांत। विद्यालय पाठ्यचर्चा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। संरक्षण का सिद्धांत, भविष्य चेतना का सिद्धांत, जीवन की तैयारी का सिद्धांत। सृजनात्मक सिद्धांत, विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। पहला, संरक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह मानता है कि जो प्राचीन है वही श्रेष्ठ है और इसी कारण पाठ्यक्रम को अतीत के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। स्मिथ के अनुसार अतीत काल में जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता था वह थी प्रौढ़ों की इच्छा, जिसके अनुसार वह बच्चों को अपनी ही प्रतिछाया सा बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है दूसरा है भविष्य चेतना का सिद्धांत। यह विचारधारा यह मानती है कि पाठ्यचर्चा निर्माण का आधार भविष्य हेतु उपयोगी ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए। इनका विचार था कि शिक्षा द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह भावी समाज के साथ अपना समायोजन कर सके और समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सके। तीसरा है जीवन की तैयारी का सिद्धांत। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक को भावी जीवन हेतु तैयार करना जिससे वह जीवन में सफलता की ओर उन्मुख हो सके। चौथा है सृजनात्मक सिद्धांत। रायबर्न का कथन था कि पाठ्यचर्चा के अंतर्गत वह सभी विषय होने चाहिए जो बालक के सृजनात्मक व रचनात्मक शक्तियों के विकास में अपना योगदान दे सके, जो उनकी सक्रिय अभिरुचियों का पल्लवन करे व उन्हें उनकी जन्मजात शक्तियों के मार्गांतरीकरण के अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। वह पाठ्यचर्चा कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता जिसमें समय परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता या जो स्थिर होता रहता है। यदि हम शिक्षा को विकासोन्मुखी प्रक्रिया बनाना चाहते हैं तो इसके पाठ्यचर्चा को हमें विकास के सिद्धांत पर आधारित करना होगा। पाठ्यचर्चा क्षेत्र।
लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक स्रोतों का उपयोग, नवीन प्रतियोगिताओं का साहचर्य, अधिगम हेतु व्यवस्था। नेक्स्ट है मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पढ़ाने लिखाने और गणित में बुनियादी कौशल को संदर्भित करता है। यह कक्षा 3 के अंत तक एक मूलभूत पाठ को पढ़ाने और समझने एवं सरल गति गणना करने की क्षमता भी व्यक्त करता है। बचपन की देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। बचपन की देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य जन्म से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास और उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। देखभाल का अर्थ है बच्चों के लिए एक देखरेखपूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान देना। नेक्स्ट है कम्पिटेटिव बेस्ड एजुकेशन, योग्यता आधारित शिक्षा। योग्यता आधारित शिक्षा छात्रों को पर्यावरण की परवाह किए बिना अपनी गति से कौशल या योग्यता में महारत हासिल करने की क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह पद्धति विभिन्न सीखने की क्षमताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है और इससे अधिक कुशल छात्र परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। योग्यता आधारित शिक्षा सर्वप्रथम 1960-70 के दशक में ब्लूम, जॉन कैरोल और अन्य के काम में स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है अनुभवात्मक शिक्षा, एक्सपेरिएंटियल लर्निंग। अनुभवात्मक शिक्षा शिक्षण को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जहां अनुभव के रूपांतरण से ज्ञान का सृजन होता है। अनुभवों को आत्मसात करने और उनके रूपांतरण के परिणाम स्वरूप ज्ञान पैदा होता है। अनुभव के माध्यम से सीखने की सामान्य अवधारणा प्राचीन है। लगभग 350 ईसा और अरस्तु ने निकोमाचीनियन एथिक्स में लिखा था, जो चीज़ें हमें करने से पहले हमें सीखनी है, हम उन्हें सीख रहे हैं। निर्देशात्मक योजना, इंस्ट्रक्शन प्लान। निर्देशात्मक योजना का उद्देश्य निर्देशात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना है। इसमें शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियोजन प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, अनुदेशात्मक रणनीतियों और संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट है वार्षिक योजना। यह शिक्षण की एक ऐसी दीर्घकालीन योजना है जो विद्यालय में पूरे सत्र के लिए बनाई जाती है। वार्षिक योजना का में शिक्षक संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा रखता है। इसमें कब क्या कार्य करने हैं, कब किन कार्यों को किस समय सीमा में समाप्त करना, इन बातों का विवरण होता है। नेक्स्ट है यूनिट प्लान, इकाई योजना। शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी है। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मनास बनाता है। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना और इसका उपयोग के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इकाई योजना है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना, लेसन प्लान। पाठ्य योजना एक शिक्षक के एक पाठ के लिए निर्देश, पाठ्यक्रम या सीखने की गति को विस्तृत विवरण है। कक्षा में सीखने का मार्गदर्शन करने के लिए एक शिक्षक द्वारा एक दैनिक पाठ्य योजना विकसित की जाती है। एक पाठ्य योजना एक विशेष पाठ पढ़ाने के लिए यह शिक्षक की चाह है। इसमें लक्ष्य शामिल है, छात्रों को क्या सीखना चाहिए, लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, विधि प्रक्रिया, लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाएगा, परीक्षा काम में आकार, चढ़ाई आदि। शिक्षण सामग्री और संसाधन, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। पाठ को ठीक से समझने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह है शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचर लर्निंग एड्स कहलाती हैं। इसमें पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियां तो हैं ही, एनिमेशन आदि नई सामग्री भी इसमें जुड़ गई हैं। शिक्षा में संसाधन का अर्थ कोई विधि, पदार्थ या मशीन होता है जो शिक्षक द्वारा विषय को स्पष्ट करने या सजीव करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसका अभिप्राय उस पदार्थ और उपकरण से भी लिया जा सकता है जिसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त रूप ICT कहा जाता है। सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीक के ऐसे संसाधनों व साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान होता है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी ने मानवीय ज्ञान में वृद्धि की है, जिसके प्रमुख पक्ष हैं ज्ञान को संचित करना, ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का प्रसार करना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की 6 प्रमुख घटक हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क संचार, डेटा, लोग और प्रक्रियाएं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक्सेल यह एक सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग डाटा के स्टोर करने, गणना करने तथा व्यवस्थित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आकर्षक प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं। प्रेजेंटेशन में पिक्चर, रंगीन टेक्स्ट, आवाज़, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट आदि को छोड़कर आकर्षक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग जिसे ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW एक पुस्तकालय के समान है जिसमें विभिन्न विषयों पर टेक्स्ट, पिक्चर्स, आवाज़ और कार्टून आदि होते हैं। नेक्स्ट है समय तालिका का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल। समय तालिका या समय चक्र विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व शिक्षणोत्तर क्रियाकलापों के संचालन की एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है। वास्तव में समय तालिका वह साधन है जो अध्यापकों व छात्रों दोनों को यह बताता है कि उन्हें क्या पढ़ना है व उन्हें क्या पढ़ाना है। यह अध्यापकों के कार्यभार पर निर्भर करता है। समय तालिका का अर्थ
डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। अन्य विचार के अनुसार विद्यालय समय चक्र वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंबित प्रस्तुत करता है। समय तालिका की आवश्यकता व महत्व। विद्यालय में समय तालिका की आवश्यकता व महत्व इस प्रकार है। इसके द्वारा स्कूल के काम करने के घंटे में विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, मध्यावकाश कब व कितने समय का होता है। इसके द्वारा विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका भी ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उनका नाम क्या है, यह ज्ञान भी समय तालिका द्वारा मिलता है। अध्यापकों के मध्य कार्य का विवरण किस प्रकार किया गया है ताकि प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी इसके द्वारा मिलता है। समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है, अतः यह कार्य कुशलता और अभिवृद्धि करने के में सहयोग देता है। समय सारणी का अनुपालन करने की अपेक्षा प्रत्येक अध्यापक से की जाती है, अतः यह विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देता है। नेक्स्ट है परीक्षा प्रयोगी। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, यह कथन किसका है, जॉन एडम्स। विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में। यह मत किसका है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, H.G. वेल्स का। यह कथन किसका है कि शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, जॉन एडवर्ड। कौन सा पर्यवेक्षण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के विकास से प्रभावित है, रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण। किसने पर्यवेक्षण को अपने सर्वोत्तम रूप से अत्यधिक नम्र, गतिशील, विचारपूर्ण और सृजनात्मक कहा है, एंथर ने। किस आयोग ने कहा है कि शिक्षक का आर्थिक स्तर इतना अच्छा हो कि वह निजी शिक्षा न करे, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है स्कूल प्रार्थना सभा, स्कूल असेंबली। प्रार्थना सभा किसी भी विद्यालय का ऐसा दर्पण हो जो उस विद्यालय के भौतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण का साफ एवं स्पष्ट चित्र दिखलाता है। प्रार्थना सभा का तात्पर्य विद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू होने से पूर्व छात्रों और शिक्षकों को एक ऐसी सामूहिक सभा से है जिसमें औपचारिकता पूर्ण कुछ प्रार्थनाओं, प्रतिज्ञाओं, राष्ट्रगान इत्यादि का गायन होता है तथा उसके बाद यदि किसी प्रकार की कोई सूचना इत्यादि होती है तो उसी प्रार्थना सभा के अंतिम में उसे भी बता दिया जाता है। इस प्रकार से प्रार्थना सभा पूर्ण रूप से संपन्न मानी जाती है। विद्यालय के दैनिक जीवन में अनुशासन का पहला पाठ प्रार्थना सभा से ही शुरू होता है जो सामुदायिक सहभागिता की ओर प्रेरित करता है। यहाँ उदारता, सहनशीलता, अनुशासन तथा मेलजोल के गुणों का विकास बालक में होता है। शिक्षा का अभिभावक संघ, पेरेंट टीचर मीटिंग एसोसिएशन। हमने सदैव से ही शिक्षा के औपचारिक साधन के रूप में विद्यालय तथा अनौपचारिक साधन के रूप में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को महत्वपूर्ण माना है। इस कारण यह आवश्यक है कि शिक्षा की प्रक्रिया में परिवार और विद्यालय के मध्य संबंध स्थापित किए जाएं और यह संभव तभी है जबकि शिक्षक और अभिभावकों के मध्य सुसंबंध स्थापित किए जाएं। इन सुसंबंधों की स्थापना हेतु ही शिक्षक अभिभावक संघ स्थापित किए जाते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ की आवश्यकता, नीड फॉर टीचर पेरेंट एसोसिएशन। शिक्षक अभिभावक संघ की प्रथम आवश्यकता यह है कि बालक अपना अधिकांश समय परिवार में व्यतीत करता है और समय समय पर अपने माता पिता के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करता है, अतः अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह बालकों की कक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु अभिभावकों का सहयोग लें। बालक के शैक्षिक विकास हेतु अभिभावकों की अपेक्षाएं होती हैं और कुछ अपेक्षाएं अध्यापकों की भी होती हैं। इन दोनों में अच्छा सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिक्षक अभिभावक संघों की स्थापना की जाए। समस्यात्मक बालकों को सुधार हेतु भी अभिभावक शिक्षक संघ बनाने की आवश्यकता है। अभिभावक शिक्षक संघ के द्वारा विद्यालय में समुदाय में सन्निहितता स्थापित कर सकना संभव होता है। अभिभावक शिक्षक शिक्षा संघ के क्षेत्र, एरियाज ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। गृह कार्य, मध्याह्न भोजन, छात्रों की समस्याएं, नैतिक व धार्मिक शिक्षा, पाठ्य तथा पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाएं, विद्यालय विकास, छात्रों की समस्याएं। परीक्षा दृष्टि से विद्यालय भवन में कमरों की लंबाई चौड़ाई का सर्वोत्तम अनुपात क्या है, 20 से 25 फुट। पूर्व पुस्तकालय को किसने विद्यालय का हृदय कहा है, जॉन डेवी ने। किसने पुस्तकालय को आत्मशिक्षा का एक साधन माना है, डॉक्टर रंगनाथन ने। विद्यालय की गतिविधियों का केंद्र बिंदु किसे कहा जा सकता है, प्रधानाचार्य को। किसने कहा कि राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप विद्यालयों में बनता है, शिक्षा आयोग ने। किसी संस्था का स्तर निर्भर करता है प्रधानाचार्य पर। अभिभावक शिक्षक संघ का के कार्यक्रम, अध्यापक द्वारा छात्रों के घर जाना, अभिभावकों का नियमित रूप से विद्यालय जाना, अभिभावक समूहों में शिक्षक सहभागिता, शैक्षिक कार्यक्रम व अभिभावक सहकारिता। सीखना क्या है, अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य तथा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना शुरू कर देता है और आजीवन जाने अनजाने कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रोनबैक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। योकम तथा सिम्पसन के अनुसार अधिगम की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। परिवर्तनशील होता है, आजीवन होता है, सक्रिय होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, विवेकपूर्ण होता है, सतत होता है।
अधिगम के कुछ अन्य निम्नवत हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अस्थायी होती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना क्रियाशीलता का परिणाम है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। सीखना विस्तृत क्षेत्र वाली एक व्यापक क्रिया है। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। किसी नई क्रिया अथवा नए पाठ को सीखने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ प्रभावशाली विधियाँ निम्नवत हैं। करके सीखना, अनुकरण विधि, निरीक्षण विधि, खेल विधि, सामूहिक विधि, परीक्षण विधि। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो कार्य करके सीखा जाता है उसका अधिगम अधिक अस्थायी रूप से बना रहता है तथा जो कार्य हमें खुद से करते हैं जल्दी सीखते हैं। डॉक्टर मैक के अनुसार स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं। अस्थायी अधिगम, रुचिपूर्ण अधिगम, बाल केंद्रित अधिगम, मानसिक क्रियाशील अधिगम, वैज्ञानिकता का विकास, क्रिया केंद्रित अधिगम। अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होते हैं। इस विधि द्वारा सीखने की प्रक्रिया सहजवास्ता से ही आरंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ड के अनुकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल हो जाती है। इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं। रुचिपूर्ण अधिगम होता है, आदर्श ज्ञान को सीखना होता है, सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान होता है, क्रिया के प्रति विश्वास होता है। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। यह एक प्रभावशाली तथा व्यापक विधि है क्योंकि निरीक्षण की प्रक्रिया विद्यालय से बाहर भी चलती रहती है। योकम तथा सिम्पसन के अनुसार निरीक्षण करना सूचना प्राप्त करने के आधार, सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। भूगोल शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इस विधि की विशेषताएं हैं। बाल केंद्रित विधि, तर्क शक्ति का विकास, वैज्ञानिकता का विकास, चिंतन का प्रोत्साहन। नेक्स्ट है परीक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटिंग मेथड। यह विधि परीक्षण के माध्यम से किसी सिद्धांत की सत्यता का मापन करती है। परीक्षण के माध्यम से बालक नई बातों को खोज कर सीखता है। इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं। स्व अनुभव पर आधारित, क्रियाशीलता, सार्थक ज्ञान, चिंतन का विकास। सामूहिक विधि, सामान्यतः छात्र समूह में कार्य करने पर आनंद का अनुभव करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि समूह में किया गया अधिगम अधिक प्रभावशाली हो सकता है। कॉन्फ्रेंस व सेमिनार मेथड। प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम। प्रोजेक्ट में योजना विधि, डाल्टन विधि। समूह अधिगम में आता है ग्रुप लर्निंग में प्रतियोगिता, खेल द्वारा अधिगम, शैक्षिक प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक मेला। कॉल्सानिक के अनुसार बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्रेरित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियाँ कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। सम्मेलन विधि में किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर कुछ व्यक्तियों द्वारा चिंतन या वाद विवाद किया जाता है। विचार गोष्ठी विधि में किसी पूर्व नियोजित प्रकरण पर उस प्रबंध को तैयार करने वाले वक्ता द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस विधि का उपयोग विभाग द्वारा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के स्तर पर होता है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक हैं। इस विधि का दार्शनिक आधार व्यवहारवाद है। इस विधि में छात्र उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं सामाजिक वातावरण में करते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। नेक्स्ट है खेल विधि। आधुनिक शिक्षा शास्त्री सहसोवधा में खेल प्रणाली में सिखाने पर जोर देते हैं। शिशु की शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय हेनरी कॉल्डवेल कुक को दिया जाता है। उनके अनुसार मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। इस विधि का अर्थ स्पष्ट करते हुए हीजो लिखते हैं, यह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, प्रायः खेल विधि कहलाती है। खेल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्यक्तिगत, सामूहिक। कार्ल गुरुस ने बालकों उपयोगी खेलों का व्यवस्थित वर्णन किया है, जिनमें से 5 प्रकार के खेल अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो हैं परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, लड़ाई के खेल, रचनात्मक खेल, बौद्धिक खेल। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ, टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन प्ले मेथड। शिक्षार्थियों ने शिक्षा के अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का विकास किया है जो खेल विधि पर आधारित हैं। कुछ मुख्य शिक्षण विधियों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है उद्यान। इसमें खेलों, गीतों तथा उपहारों को द्वारा शिक्षा दी जाती है। मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन इटली के डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया। इस विधि में खेल के द्वारा ही शिशुओं के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादन किलपैट्रिक के द्वारा किया गया है। इसमें बालकों को विभिन्न तरह से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिसमें बालक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उसको पूर्ण करता है, जैसे मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी पढ़ना या सुनाना आदि। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग के द्वारा किया गया है। इस विधि में बालक आरंभ से ही अनुसंधान एवं आविष्कार में लग जाते हैं। इस विधि का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषक के रूप में रखना है। रॉबर्ट गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग के अधिगम 8 प्रकार बताए हैं जो पदानुक्रम हैं। पहला है संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम,
संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम को 3 प्रकार निम्नवत विभाजित किया जा सकता है। पहला संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है भावात्मक अधिगम, तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। मार्क्स 1976 ने अधिगम को 5 भागों में विभाजित किया है, जिनमें से कुछ बाह्य अनुक्रियाओं की तथा कुछ में आंतरिक अनुक्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। कुछ अधिगम प्रक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनमें दोनों ही अनुक्रियाओं का मिश्रण पाया जाता है। ये सभी अधिगम प्रक्रियाएं निम्नवत हैं। बाह्य अनुक्रिया: पेशी कौशल अधिगम, अनुबंधन, शाब्दिक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। आंतरिक प्रतिक्रिया अधिगम की प्रक्रिया: अधिगम की प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। स्मिथ के अनुसार संक्षिप्त रूप से सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक या चालक, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई रहती है। ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं। अंततः सीखने की प्रक्रिया को निम्नवत चरणों में विभक्त किया जा सकता है। बाधा, कठिनाई, लक्ष्य, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अभिप्रेरक या चालक। सीखने की प्रक्रिया: उनके अनुसार अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार के प्रति या पुराने व्यवहार को मजबूत या कमजोर करता है, अर्थात पहले से मौजूद व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार की प्राप्ति के इतर अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्वयं में पहले से मौजूद व्यवहार को त्यागता भी है। यह भी अधिगम है। फॉगिन के अनुसार अधिगम मानसिक घटनाओं या दशाओं का एक क्रम है जो शिक्षार्थी में परिवर्तन लाता है, जैसे नए अनुभवों का निर्माण, अनुभवों का अभ्यास एवं वृद्धि, अनुभवों का विकास एवं संशोधन, कौशल तथा चिन्ह आदि के रूप में पुराने अनुभवों का धरण, नए अनुभव की प्राप्ति, नए पुराने अनुभवों का संक्षेपण एवं संगठन। ये पूरी अधिगम की प्रक्रिया है। यह कहा जाता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी परिस्थिति में कई गई अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपने व्यवहार में संशोधन करता है। यह व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने, उचित समायोजन प्राप्त करने तथा उचित वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने में सहायता करता है। अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत हम कुछ विशिष्ट संप्रत्यायों का अध्ययन करते हैं, जिनके माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ये संप्रत्यय निम्नवत हैं: अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वक्र, अधिगम पठार, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं: तत्परता, प्रेरणा, शिक्षण विधि, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु, वातावरण, परिपक्वता। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत: पियाजे ने बच्चे के विकास और वृद्धि का जो अध्ययन प्रस्तुत किया है, उसमें शैशवकाल से आरंभ होते हुए प्रौढ़ावस्था तक मानव चिंतन की प्रक्रिया है। शैशव काल तथा पूर्व बाल्यकाल में ज्ञान अत्यधिक रूप से व्यक्ति सापेक्ष होता है और पूर्व प्रौढ़ावस्था में जाते जाते यह अधिक वस्तु सापेक्ष या वस्तुपरक हो जाता है। मानव की अपने आप व वातावरण के बीच संतुलन करते हुए जीवित रहने की वृत्ति अनुकूलन कहलाती है। अतः किसी जीव का अनुकूलन तथा इसकी वृद्धि उन समस्याओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं जो बुद्धि अथवा ज्ञान के अनुकूलन में निहित है। अधिगम के संदर्भ में पियाजे के 4 वैकासिक अवस्थाएं इस प्रकार हैं: संवेदी गत्यात्मक अवस्था: यह बच्चे के विकास की पहली अवस्था है। यह अवस्था लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे की संज्ञानात्मक योजनाओं में इसका दुनिया से संबंधित अवबोधन और वे समन्वय सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा वह जगत के साथ बर्ताव रखता है। यह वह अवधि है जिसमें बच्चा भौतिक जगत को प्रकृति के विषय में अपनी मूल संकल्पना बनाता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था: प्रभावों को दर्शाना आरंभ करता है। वह वस्तुओं एवं घटनाओं को सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकता है, अर्थात मात्र वह उनके साथ क्रिया ही नहीं करेगा अपितु उनके विषय में भी सोचेगा। वस्तुओं के शब्दों को अभिव्यक्त करने पूर्व उसके मन में उनका आंतरिक चित्रण होता है, और जब उन आंतरिक चित्रणों के प्रति उपयुक्त शब्द मिल जाते हैं तो उसमें संप्रेषण की शक्ति बढ़ जाती है। पियाजे महोदय ने इसे केंद्रण, सेंटरिंग की संज्ञा दी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था का विस्तार लगभग 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक फैला है। यह अवस्था नम्रता की दृष्टि से पूर्व संक्रिया अवस्था से ऊंची है। इस अवस्था के अंतर्गत आने वाली संक्रियाएं हैं वर्गीकरण, संगठन तथा संयोजन तथा तुलना करना। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथी और अंतिम अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होती है। इस अवस्था में लगभग 16 वर्ष तक अमूर्त चिंतन में परिशोधन अथवा वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में सांकेतिक परिचालन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। अब वो इस अवस्था में बच्चों जो वास्तव में बौद्धिक रूप से बच्चा नहीं रहा, समस्याओं को अमूर्त रूप से अवलोकन कर सकता है। वह तार्किक चिंतन की वैधता को आकारिक या सांकेतिक संरचना के रूप में बिना किसी विषय वस्तु की उपस्थिति को सिद्ध कर सकता है अथवा पहचान सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक उपागम के अनुसार विकास जन्म से आरंभ होकर वयस्कता तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अधिगम एवं अध्यापन कला संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हैं: तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यकाल को एक महत्वपूर्ण व आवश्यक अवस्था के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। विज्ञान तथा गणित विषयों को क्रियाओं और संक्रियाओं द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी क्रियाएं विद्यालय में नर्सरी कक्षा में मूर्त वस्तुओं के साथ अन्योन्य क्रियाएं व अनुभव से आरंभ होनी चाहिए।
उदारवादी कला और विज्ञान दोनों प्रकार के छात्रों के लिए प्रशिक्षण द्वारा प्रयोगात्मक गतिविधियाँ स्वतंत्र कार्यकलाप पर आधारित करके चलाई जानी चाहिए। ऐसी सक्रिय विधियों का उपयोग करना चाहिए जिनके द्वारा विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाए कि वे यथार्थता की खोज अथवा इसका पुनर्निर्माण करेंगे। समूह में परस्पर आदान प्रदान की भावना जागृत अथवा विकसित करनी चाहिए। कक्षा में अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के छोटे समूह के लिए उनकी पारस्परिक रुचि की सहज प्रक्रियाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए। तार्किक बुद्धि के विकास के उद्देश्य से कक्षा एक ऐसा केंद्र हो जहां वास्तविक कार्यकलाप सामूहिक रूप से क्रियाओं एवं सामाजिक परिवर्तन के द्वारा चले। संज्ञानात्मक क्रियाकलाप जो प्रयोगीकरण द्वारा उत्पन्न हो अनिवार्य होते हैं। यद्यपि इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि बच्चा बिना भौतिक शारीरिक कार्यकलाप को भी मानसिक रूप से सक्रिय हो सकता है तथा दूसरा शारीरिक कार्यकलाप करते हुए भी निष्क्रिय। पूर्व विद्यालयी पाठ्यक्रम में बहुत से कार्यकलाप संज्ञानात्मक विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग, संगीत, चेयर खेल, कुकिंग, ड्रामा इत्यादि में बच्चे तार्किक गणितीय अमूर्त चिंतन सीख सकते हैं। अच्छा, शिक्षक हैं कि देखा जागत है कि नहीं।